फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। डिफिनेशन ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है? और एक रिपोर्ट कन्वे करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने कोई परचेज रिपोर्ट बनाई, सेल रिपोर्ट बनाई, तो स्पेसिफिक वो परचेज और सेल को कन्वे कर रहा है कि कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई। ये जरा डोर क्लोज करो, ठीक है, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, इन सब चीज़ों को वो कन्वे कर रहा है टू अ पार्टिकुलर ऑडियंस विद अ क्लियर पर्पस, ऑर्गेनाइज विद सेक्शन एंड हेडिंग फॉर इजी नेविगेशन। मतलब एक सही वे में रास्ता दिखाने के लिए एक टारगेटेड ऑडियंस को, जैसे कि हमने रिपोर्ट बनाई अपने जो है मैनेजर के लिए, रिपोर्ट बनाई पब्लिक के लिए। पब्लिक में भी कैटेगरीज होती हैं कि हम जो है कौन सी पब्लिक के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जिस पब्लिक के लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जैसे बच्चों को लिए को टारगेट कर रहे हैं या फिर यंग को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको हम नेविगेशन दिखाएं एक रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट कितने टाइप की होती हैं? टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। एक होती है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रोवाइड्स डिटेल फोकस अबाउट द एक्टिविटी विदाउट सजेशन। एक एक्टिविटीज बताती है इंफॉर्मेशन की क्या क्या होगा, ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट इंक्लूड फैक्ट्स एंड द रिपोर्टर्स एनालिसिस एंड इनसाइट्स। वो एनालिसिस करता है, एनालिटिकल करता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या होगा, होता नहीं कंपैरिजन टाइप का। रिसर्च रिपोर्ट बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल और टीम। रिसर्च करके रिपोर्टिंग करता है, रिसर्च रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होती है, जैसे लॉ ने मंगाया कि हमको इस चीज़ की रिपोर्ट दो, चेक करना है, तो वो रिपोर्ट देगा। रूटीन रिपोर्ट एक रेगुलरली चेकअप होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के मैटर कैसे चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक ऑफ्टन वन टाइम इशू। जैसे कोई फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड को चेक करने के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें फ्रॉड का पूरा चेकिंग होगी, क्या क्या फ्रॉड हुआ है वगैरह वगैरह। उसके बाद अपना आ जाता है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? फॉर्मल रिपोर्ट हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है एंड फॉलो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसका अपना पहले से एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब पहले से प्री डिटरमाइंड होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। पर्पस क्या होता है? एड्स मैनेजमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मतलब मैनेजमेंट को लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट देना, एड का मतलब एडवांटेज देना, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करवाना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? प्रोवाइड्स इफेक्टिव रिकमेंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। एक इफेक्टिव रिकमेंडेशन देता है कि ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, परचेज यहाँ से करना चाहिए, सेल यहाँ पे करना चाहिए। लेंथ टिपिकली लॉन्ग एंड डिटेल, काफ़ी सारे पेजेस की होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल सजेशन दिए हुए होते हैं इसमें। आगे सर्कुलेटेड टू टॉप एग्जीक्यूटिव एंड आउटसाइड पार्टीज। टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको जो है ये कन्वे की जाती है, और जो आउटसाइड होते हैं पार्टीज उनको कन्वे की जाती है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करती है। नॉन रिकरिंग इश्यूज जो होते हैं, नॉन रिकरिंग इश्यूज जो बार बार रिकर नहीं होते, बार बार नहीं होते, एक बार हुआ तो उसके लिए बनाया जाता है। एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक होता है। फ्रीक्वेंसी रिटर्न होती है। उसके बाद राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट। ये जो फॉर्मल होता है ये एक्सपर्ट ही बनाते हैं बिल्कुल बैठ के। यूज ऑफ विजुअल एड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। मतलब एक जो है हम लोग विजुअली चीज़ों को देख पाते हैं कि क्या ऐड होगा, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है। राइटिंग स्टाइल इनडायरेक्ट एंड इम्पर्सनल होता है, मतलब किसी के ऊपर डायरेक्टली नहीं कि इसके ऊपर कोई बात लिख रहे हैं, एक जर्नल ऑर्गेनाइजेशन को लेके हम लोग बात लिखते हैं उसमें। रिकमेंडेशन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, इसमें रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि अगर ये कर लेते तो अच्छा हो जाता। समझ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए आगे, ठीक है, इतना पढ़ो।
क्या बताना है? नेचर ऑफ प्रॉब्लम है फॉर्मल रिपोर्ट में है। फॉर्म, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। डिटेल डील्स विद कॉम्प्लेक्स नॉन रिकरिंग इश्यूज। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होते, वन टाइम इशू कोई हो रहा है उससे डील करता है। मान लो फॉर्मल रिपोर्ट किस लिए बनाई जाती है, कोई मान लो फ्रॉड हो गया, कोई इशू हो गया, तो इसमें एनालिसिस किए जाते हैं, फ्रॉड क्यों हुआ, ठीक है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट का मतलब बचाव कैसे कर सकते थे, क्या हम करते जो ये फ्रॉड ना होता, रेगुलर चेकिंग करते रहते चीज़ों की, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे इनफॉर्मल रिपोर्ट में की अगर बात करें, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है, किसी फॉर्मेट में जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट्स फैक्ट टू हेल्प मैनेजर विद द डेली डिसीजंस। जैसे होता नहीं, डेली डिसीजंस के लिए चीज़ों की रिपोर्टिंग कर दी, समझ रहे हो कि डेली डिसीजन में हेल्पफुल रहेगा। ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट्स रूटीन मैसेज एंड सपोर्ट डेली फंक्शंस। जैसे मान लो किसी मैनेजर को किसी दूसरे मैनेजर से कम्युनिकेट करना है, तो उसने मैसेज लिख दिया कोई, समझ रहे हो, ये अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम्युनिकेट्स रूटीन मैसेजेस एंड सपोर्ट डेली फंक्शंस। लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, कंसाइज होती है, मतलब हमको अगर तुमसे बात करनी है कि ये वाला मटेरियल वहाँ रख देना, तो हमने एक छोटा सा लेटर रख दिया, छोटा सा मैसेज टाइप कर दिया, दैट इज इनफॉर्मल रिपोर्टिंग। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, केवल ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल वे में होता है, समझ रहे हो, केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। उसके बाद नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है? हेलो जी, हेलो जी, सर आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैं लाना भूल गया हूँ, आप कल के लिए शेड्यूल कर दीजिए। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? नेचर ऑफ प्रॉब्लम, एड्रेस लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कि रिकरिंग इश्यूज होते हैं, बार बार होते हैं। वहाँ पे क्या था, नॉन रिकरिंग इश्यूज थे, समझ लो, नॉन रिकरिंग इश्यूज जो कई बार, जैसे फ्रॉड रॉड हो गया, वो रोज रोज तो होता नहीं फ्रॉड, कभी कभी फ्रॉड होता है। कहाँ पे? फॉर्मल में। इनफॉर्मल के में क्या होता है, रिकरिंग वाले इश्यूज, सप्लायर माल नहीं दे गया, समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं हो रहा है, वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई, ये क्या है, रिकरिंग इश्यूज है, बार बार आते रहते हैं, समझ रहे हो। तो इनके लिए जो है ये इनफॉर्मल रिपोर्टिंग की जाती है। फ्रीक्वेंसी, रिटन फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब डेली बेसिस में होता है, ऑफ्टन डेली। राशि कहाँ रह रही थी? क्या चीज? हाँ हाँ, हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ कह नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं पहले। हेलो, बोलो, कहाँ रही? उठ के दोबारा सो गई, वाह, हम भी आज यही किए, रात में जल्दी सोया करो। तो इतनी नींद कहाँ से आ रही थी? कुंभकर्ण है, कुंभकर्णी है। हाँ, राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टिपिकली रिटन बाय सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट सुन लो, सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जो नीचे एम्प्लॉय वगैरह रहते हैं वो लिखते हैं। जैसे हमको कोई ऊपर वाली अथॉरिटी से काम करवाना है, तो हम लेटर लिख दिए कि सर ये चीज़ अप्रूव कर दीजिए, दैट इज इनफॉर्मल, समझ रहे हो। यूज फॉर विजुअल एड्स रियरली इंक्लूड्स विजुअल एड्स। रेटिंग स्टाइल डायरेक्ट एंड पर्सनल होता है, रिकमेंडेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। इसको पढ़ लो, फिर हम बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं। इनसे सबसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो तुम लोग पढ़ चुके हो उससे ज़्यादा आएगा। हैं? टेस्ट कब ले लें? आज ले लें, बताओ। अब
अभी ले ले तुरंत ले। कम्युनिकेशन का सेल ऑफ गुड्स का सोचा पूरी पूरी लॉ का ही ले ले। पूरी पूरी लॉ का ही ले ले। एनआई का ले ले। एनआई हमने पढ़ाया ही कहाँ है। वाह 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 वाह। तुमको राशि ये सब मारेंगे हम नहीं जानते हैं। अरे हम हफ्ते भर पहले बता देंगे, चिंता क्यों करते हो। आगे हम लोग बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं। ये क्या होता है। A formal business report is a official document that provides important information, statistics, and research to help decision makers develop
स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, काफ़ी सारे स्टैटिक्स डिसीजन जो होते हैं, मान लो पास्ट का कोई डाटा हमने उठा के फ्यूचर की प्रिडिक्शन की, ऐसे आपके डिसीजंस होते हैं। रिसर्च होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने में, टारगेट सेट करने में हेल्प करती है। दीज रिपोर्ट्स कैन वेरी इन लेंथ एंड डिटेल बेस्ड ऑन द टॉपिक। टॉपिक के बेस पे ये डिटेल एंड लेंथ वेरी कर सकती है इनकी। की एलिमेंट इन रिपोर्ट का क्या होता है, एक कवर पेज होता है सबसे पहले। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड एसेंशियल फॉर इन्फॉर्मिंग रीडर्स अबाउट द रिपोर्ट्स टाइटल एंड द ऑथर। कह रहे हैं फर्स्ट पेज क्या होता है, एसेंशियल होता है, जो कि इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रेजेंटेशन देता है कि रिपोर्ट कैसी हो। आगे कंटेंट्स, एक इंडेक्स होता है, टेबल ऑफ कंटेंट गिव क्विक ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है उनका एक क्विक ओवरव्यू देता है, जैसे कि तुम्हारा स्टार्टिंग का पेज स्टडी मटेरियल का, जो कि एक क्विक ओवरव्यू देता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, किस पेज नंबर पे है। एग्जीक्यूटिव समरी, अ ब्रीफ समरी यूजली हाफ अ पेज और लेस दैट आउटलाइंस द रिपोर्ट्स पर्पस। एक समरी होती है, क्विक समरी या ऑब्जेक्टिव कह लो, जो बताता है कि रिपोर्ट का पर्पस क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है एंड कंक्लूजन क्या है। कह लो एक प्रकार की समरी होती है जो पूरी रिपोर्ट्स का एक क्रक्स होती है। इट डज नॉट इंक्लूड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन, the report should be divided into sections that group related to the content together making it easier to read and follow। काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं उसमें, सब सेक्शंस होते हैं जिससे रिपोर्ट को समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, फिर जो है रिसर्च वाला पार्ट हो गया, कंक्लूजन लास्ट में आ जाएगा, सब सब पॉइंट्स हैं। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, एनी एडिशनल डाटा, जैसे चार्ट हो गए, ग्राफ हो गए, या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए। जैसे देखते हो रिपोर्ट में काफ़ी बीच बीच में कलरफुल इमेज पेस्ट होती हैं, समझ लो, चार्ट काफ़ी सारे पेस्ट होते हैं। दैट सपोर्ट द रिपोर्ट। जैसे कि मान लो हमने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में इतनी इतनी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, तो एक चार्ट बना हुआ होगा जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन का पूरा डिक्रीज इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंक्लूडिंग अलोंग साइड रिलेवेंट पॉइंट्स इन द रिपोर्ट। पॉइंट में आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। इसको पढ़ लो जरा सा, उसके बाद आगे बढ़ा।
तुम लोगों के ये टेस्ट होंगे अब, ठीक है। सबसे पहले ICA का होगा जो कि 8 तारीख को होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये होगा, क्या बोलते हैं, क्या है 18 को, धनतेरस है 18 को। कल किस चीज़ की, तो ये टेस्ट 17 को हम कर रहे हैं। वैसे धनतेरस की छुट्टी नहीं होगी, ये हम बता दें पहले ही, तो 17 को तो कर सकते हैं ना, 17 तो रहोगे सब लोग, 15 चले जाओगे, तो ये 17 वाला टेस्ट का फिर क्या होगा, आओगे कब, आओगे कब, अभी देख लो, ये टेस्ट बीच में चेंज नहीं होंगे, कैलेंडर निकाल लो, जिसको नहीं देना है ऑनलाइन दे देना 17 को, समझ रहे हो। और एक बार कैलेंडर वैलेंडर निकाल के देख लो, क्योंकि हम बार बार इसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे, इतना हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम इसको फिर हम वर्ड में कन्वर्ट करेंगे और फिर से हम इसको चेंज करेंगे, क्लियर। तो ये सब तुमको देखना है। नीचे देखो, नीचे क्यों घर जाओगे, सबके इंटेंशन पता चल रहे हैं टेस्ट बनाने से कि कौन कब जाने वाला है। 29 को है, अरे यार तो ये हो गया, नहीं तो चला गया था पूरा, समझ लो अभी हो जाता खेल। ये है तो इको एंड मैनेजमेंट, देखो देख लो, ICA, सोगा, कम्युनिकेशन का हुआ है, NI का हुआ है, इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर है उसका टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इको एंड मैनेजमेंट फुल टेस्ट है 30 को, लॉ का फुल टेस्ट है 6 को, 5-6 दिन का समय तुमको मिलेगा हर पे टेस्ट पेपर में। उसके बाद इको एंड मैनेजमेंट का फिर 11 को है, फिर लॉ का फुल 15 को है, फिर इको एंड मैनेजमेंट का 19 को है। इतनी बार यही टेस्ट लेके तुमको फेल करवा देंगे ना, तो वहाँ पास हो जाओगे एग्जाम में। वो सारे टेस्ट सब लोग दोगे तो बेनिफिट में रहोगे, समझ रहे हो। सारे टेस्ट अगर सब लोग दोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, अदरवाइज तुम लोग समझदार हो ही। सर है नहीं, हाँ बताओ कौन सी डेट चेंज करनी, सब लोग अपने हिसाब से। 25 वाला 26 को कर दो, नहीं 26 को नहीं हो पाएगा, 26 को देखो संडे पड़ रहा होगा, 25 को संडे, 26 को संडे देखो तो देखो, संडे को कोई टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं संडे को पढ़ ही नहीं सकते हमने देख के बनाया है अभी हमने कैलेंडर खोला था, पता है हमने देखा कोई टेस्ट संडे को नहीं पढ़ रहा है, संडे को एक टेस्ट नहीं पढ़ेगा, चाहे जहां से तुम जोड़ घटा लो। नहीं ये हम रखेंगे ऐसा बात कर रहे हो, तुम ही लोगों के लिए बनाया है तो शेयर क्यों नहीं करेंगे। 25 को सुनो, 25 को इंट्रोडक्शन वाला है, छोटा सा टेस्ट है, बाद में दे देना, अगर 25 की शाम हमको पेपर हम भेज देंगे, घर से दे देना अपना। देखो जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हो ईमानदारी से घर पे दे देना, क्योंकि जानते हो इतने बच्चे हो, कोई एक ना एक किसी ना किसी टेस्ट में तो फंसोगे ना,
कि कहीं यहाँ है वहाँ है, तो अगर सारे टेस्ट एक एक बच्चे के हिसाब से चेंज करने लगे तो टेस्ट ही नहीं हो पाएंगे, समझ लो। मान लो कि नहीं बात। इसीलिए हमारे अकॉर्डिंग कि जो टेस्ट दे पा रहे हो दो, और एक चीज के देखो इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, जैसे तुम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का फुल ही देख लो तो 4-5 टेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें से कोई अगर एक ना भी दे पाए तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, समझ लो। लेकिन ये कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि 4 टेस्ट हो रहे हैं तो 4 में तुम तीन नहीं दे रहे हो, 1 दे रहे हो, ऐसा ना करना। कोई इमरजेंसी आ गई, एक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, चल जाएगा, समझ लो। लेकिन ये ना हो सारे ही नहीं दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्या चीज? हाँ, सेम एग्जाम के पैटर्न पे रहेगा तुम्हारा, कोई फर्दर चेंजेस नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जाम तक है, 29/11 तक है। उसके बाद 12-13 दिन तुम लोग जो भी टेस्ट में गलतियां सीखोगे वो सुधारोगे, समझ रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट रखना, कोचिंग बुलवाना फिजिबल नहीं है, हम तो नहीं बुलवाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय अगर तुम्हें बुलाएं तो तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे? 4-5 घंटे तुम्हारे कोचिंग में जा रहे हैं, तो उस समय तो बिल्कुल किताबों में मग्न हो जाओगे तुम लोग, समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए वो जो 10-15 दिन लास्ट के होंगे, लाइब्रेरी या घर पे बिल्कुल बंद हो जाना और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना। इसीलिए हमने 29 तक ही बनाया। अगर कहोगे तो हम इसको फर्दर 10 दिसंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं और टेस्ट रख देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से मतलब टेस्ट 15 दिन पहले तक सारे टेस्ट खत्म हो जाने चाहिए। मतलब 15 दिन बाद में हम जो टेस्ट से हमने सीखी है कि यहाँ यहाँ गलतियाँ हो रही, उन गलतियों को सुधार सकें, समझ लो हमारी बात। तो सही है, इसको लॉक कर दिया जाए? कर दिया। तुम लोग सोच रहे थे सर क्या कर रहे हैं, तुम ही लोगों का काम कर रहे थे, समझ लो। हो गया ना? अच्छा, दिवाली में नहीं फंस रहा है ना, देखो हमने बीच में छुट्टी दी है, इसीलिए 17 से 25 हमने नहीं रखा है टेस्ट, मतलब देख दुख के बनाए हैं, ऐसा नहीं। तो हमको भी तो छुट्टी चाहिए टेस्ट रख देंगे तो लेने कौन आएगा समझ रहे हो। तो तुम लोगों के हिसाब से ही बनाया गया टेस्ट, कोशिश करना पूरा टेस्ट दो, समझ रहे हो। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, कवरेज क्या क्या करोगे। सबसे पहले स्टडी मटेरियल प्लस जो सीक्वेंस में लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में स्कैनर, ठीक है, प्लस आप लोग करेंगे MTP जिनको MQP भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस अगर इसके बाद भी जो है तुम लोगों को लगता है कि सर सुन लो इधर, हेलो, इसके बाद भी लगता है सर और क्वेश्चन, तो एक्स्ट्रा MCQs हमारे पास है, वो हमसे ले लेना। जो क्रैकर मिली है उसी वही स्कैनर का मतलब होता है पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन। बता नहीं पा रहे, फालतू का काम करते हो। बाहर निकल गए, इसको अंदर करें। ओके, चलो देख लेंगे, हो गया ना, कोई चेंजेस वगैरह नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब पढ़ो, अभी भेज रहे हैं टेलीग्राम पे इसको। बिल्कुल 100%।
हमारे हिसाब से टेस्ट दे दिए, सारे टेस्ट में पास हो रहे हो तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से नहीं होगी, मतलब इतना इन द सेंस कि अगर तुमने इतना जो हमने स्टडी मटेरियल ये सब बोला है ये तुमने कर लिया अगर तो भेज रहे हैं, एक सेकंड सेटअप बनाना पड़ता है पूरा बेटा। देख रहे हो तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत हो रही है। चलो अच्छा पढ़ते हैं, उसके बाद अभी भेज देंगे इसको, ठीक है। अब कहते हैं इनहेंसिंग राइटिंग स्किल्स। अपनी राइटिंग स्किल्स को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द डेली कम्युनिकेशन फ्रॉड इन फाउंड इन टेक्स्ट, ईमेल्स, बिजनेस लेटर, प्रेस रिलीज एंड सोशल मीडिया। मतलब अगर आपको अच्छी राइटिंग नहीं आती, राइटिंग अच्छी राइटिंग का मतलब ये नहीं सुंदर लिखना, अच्छी राइटिंग का मतलब है एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना, एप्रोप्रिएट टेक्स्ट यूज करना, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना, इसको बोलते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स को इनहेंस करना। इट इज नॉट जस्ट अ जॉब स्किल बट एज एन आर्ट दैट अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस आइडियाज, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, ओपिनियन, अपने जो थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। गुड राइटिंग स्किल्स आर नेसेसरी फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट राइटर्स और जर्नलिस्ट, एंड कैन बी लर्न बाय एनीवन। कोई भी इसको सीख सकता है। क्यों? जैसे कि सीए में बनोगे, अभी ईमेल लिखनी पड़ेंगी बड़े बड़े तुम्हारे सीनियर्स को, तो ईमेल अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कह रहे सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्यों है राइटिंग स्किल्स की। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग राइटिंग क्लासिफाइज मैसेज मेकिंग देम इजी टू अंडरस्टैंड, अगर स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। बूस्ट क्रिएटिविटी एंड नॉलेज, राइटिंग इनहेंस आइडिया जनरेशन एंड इनहेंस क्रिएटिविटी, इट आल्सो रीडिंग एंड रिसर्च विच एक्सपेंड नॉलेज। अगर आपको अच्छा लिखना, अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहिए तो पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे तो सीखेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, ठीक है। इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। लीडिंग टू क्लियर थॉट्स एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्लियर थॉट आएगी, थॉट में क्लियरिटी होगी। वाइडर ऑडियंस रीच, अगर आप लिखते हैं, लिख के मान लो एक ईमेल 10 लोगों को भेजते हैं तो वाइडर ऑडियंस को जाती है, ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेशन करते हैं। इफेक्टिव राइटिंग अलाउस मैसेज टू रीच अ लार्जर ऑडियंस व्हेन प्लान्ड एंड क्राफ्टेड वेल, अगर अच्छे से क्राफ्ट किया गया है, अच्छे से प्लान किया गया तो लार्जर ऑडियंस को आप टैगल कर सकते हैं। वैल्यूड स्किल, गुड राइटिंग इज अ सॉर्ट आफ्टर ट्रायल बाय एम्प्लॉयर्स मेकिंग इट बेनिफिशियल फॉर कैरियर एडवांसमेंट। एक अगर आप अच्छी राइटिंग आपको आती है, कई लोगों को केवल राइटिंग स्किल के लिए हायर किया जाता है कि ईमेल लिखोगे, कम्युनिकेशन के लिए हायर किया जाता है, तो अगर ये होता है एक आपकी स्किल बन जाती है, आपकी हर जगह डिमांड होती है। टिप्स क्या है इसकी, ऑर्गेनाइज योर थॉट, अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल को इनहेंस करना है, सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज का मतलब हमें पता है कि ये काम करना है, लेकिन इसको बताएं कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे सामने वाले को समझाएं। क्लियरिफाई आउटलाइन योर कॉन्सेप्ट टू हैव क्लियर पर्पस फॉर राइटिंग, मतलब अपने हम माइंड में जो बातें हैं उनको कैसे पेपर पे लिख पाए, समझ रहे हो। उसके बाद आउटलाइन बिफोर राइटिंग, क्रिएट आउटलाइन टू स्ट्रीम लाइन द राइटिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, मतलब हमको एक पूरा एक आउटलाइन बनानी है कि हमको इतने में लिखना है, इतना लिखना है, समझ लो, एक कंटेंट अपनी कहती नहीं बाउंड्रीज बनानी है। उसके बाद रीड वाइडली, रीडिंग वेरियस मटेरियल, ब्रॉडनेस, आगे योर नॉलेज एंड क्या लिखा है वोकेबलरी वाइल एक्सपोजिंग योर डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, मतलब वाइडली आपको रीड करना चाहिए, अपने जो थॉट्स हैं, वोकेबलरी हैं, ये सारी चीज़ें। यूज सिंपल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो और सिंपल लैंग्वेज हो, ऐसा नहीं डिक्शनरी के सबसे टफ टफ वर्ड ढूंढ के डाले हो जो दूसरे को पढ़ने के लिए गूगल सर्च मारना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस रेगुलरली, फ्रीक्वेंट राइटिंग हेल्प्स डेवलप योर पर्सनल स्टाइल एंड इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग के रेगुलरली, देखो आपकी जो वर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन पावर है, थॉट्स हैं, वो सब इंप्रूव हो जाते हैं।
नो योर ऑडियंस, किसको आप ये लिखेंगे, मतलब किसको टैगल कर रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, वो पता होना जरूरी है। प्रूफ रीडिंग, हमेशा एक मैसेज को लिख के सामने वाले को सुनाओ, एक जैसे तुम्हारे बगल वाला है उसको सुना दो, कह दो सही लग रहा है तुम्हें, तब आप उसको सामने ऑडियंस के सामने रखें। सीक फीडबैक, कम्युनिकेट करने के बाद उसको फीडबैक लेंगे, फीडबैक का मतलब रिव्यू लेंगे कि हम कैसा कर रहे हैं, समझ में आया, इसको पढ़ो और फिर बताओ। तुम लोगों की क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो टेस्ट होगा, ठीक है। अभी अभी अमित सर की क्लासेस है ना, उनकी भी खत्म होने वाली है, 5-10 तो हमारी भी होंगी। क्या करना है, बीकॉम का क्या करना है, एग्जाम उसी के पास पढ़ रहा है ना, किसके पास, ये सीएम फाउंडेशन के पास। साथ में तो नहीं पढ़ रहा, साथ में तो नहीं पढ़ रहा है ना, डेट नहीं आई है, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर की स्टार्टिंग में पढ़ेगा। साथ में नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ते भी पोस्टपोन हो जाते हैं। मैंने कहा इसके बारे में ये देखो भेज दिया है पीडीएफ, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। तो मुझे लगा तुम बोला था। आगे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन
एंड बिजनेस एक्सपेंशन विद ग्लोबलाइजेशन बिजनेस हैव एक्सपेंड इन न्यू रीजन, मतलब आप बाहर भी इंडिया के बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं। टू सक्सीड दे मस्ट अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल, वहाँ का लोकल कल्चर आपको पता होना चाहिए, जिस कंट्री में या जिस क्षेत्र में आप बिजनेस कर रहे हैं कल्चर पता होना चाहिए, लैंग्वेज पता होना चाहिए और लाइफ स्टाइल पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर अंडरस्टैंडिंग, कल्चर सेंसिटिविटी, बिजनेस नीड टू सेंसिटिव टू डाइवर्स कल्चर एज दे ग्रो, दिस इंक्लूड बीइंग अवेयर ऑफ लोकल कस्टमर एंड प्रैक्टिसेस। जैसे कि इस समय दिवाली आने वाली है, आपको पता होना चाहिए कि दिवाली में हमको कौन से कस्टमर को टैकल करना है, हमारा बिजनेस कैसा है, क्या दिवाली से हमको कोई फ़ायदा है, तो आपको ये सारी कल्चर वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। की पॉइंट्स फॉर इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, सो रिस्पेक्ट पेशेंस एंड एम्पैथी टूवर्ड्स अदर कल्चर्स, मतलब आप किसी एक कल्चर को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब दूसरे कल्चर को खड़े होकर आप गालियाँ नहीं दे सकते हैं, आपको उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी ओपन टू अडॉप्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस टू फिट लोकल कल्चर, मतलब आपको ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो लोकल कल्चर को सपोर्ट करें। लुक फॉर सिमिलैरिटीज रेदर देन डिफरेंसेस टू फॉस्टर बेटर कम्युनिकेशन, सिमिलैरिटीज देखनी चाहिए आपको, डिफरेंसेस नहीं देखने चाहिए। यूज गेस्चर टू एड अंडरस्टैंडिंग व्हेन लैंग्वेज बैरियर्स एग्जिस्ट, कह रहे हैं अगर लैंग्वेज बैरियर है तो जेस्चर से समझो चीज़ें, इशारों से बात करो। स्टे फोकस एंड मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इंटरेक्शन, आपको फोकस रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना चाहिए। स्टेज क्या है इसके पढ़ो, ये सब बात करें तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ लो। इसके बाद बैरियर पढ़ेंगे हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है, बैरियर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। उसको एक बार रीडिंग लगा लो, ऐसे ही 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। बैरियर्स कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ इंटरेक्शन, हाउएवर मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अराइज ड्यू टू द वेरियस बैरियर्स दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ मैसेज, काफ़ी सारे आपके जो है बैरियर्स होते हैं जो कि मैसेज के फ्लो को बिगाड़ देते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, सबसे पहले फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर क्या है इसको पढ़ते हैं हम लोग। डिफिनेशन सबसे पहले क्या दे रखा है, डिस्क्रप्शन कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंट और टेक्निकल इश्यूज, जैसे कि डिस्टेंस, जियोग्राफिकल सेपरेशन कैन हाइडर पर्सनल कम्युनिकेशन, जियोग्राफिकल सेपरेशन मतलब बोलो, लैंड के बेस पे अलग
हाँ जो डिवाइड करते हैं। अलग अलग डिवाइड है लोग, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। इन्वायरमेंट, वेदर कंडीशन कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम कन्वर्सेशन। वेदर भी आपका इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम विद टेक्नोलॉजी, जैसे डिवाइस कोई हो गया, आप फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं और फ़ोन ही बंद हो जाए या फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाए, कम्युनिकेशन नहीं सही होता है। टाइम जोन, मतलब आप इंडिया से यूएसए में कॉल कर रहे हैं, टाइम जोन का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। अगला कौन सा है? सेमेटिक, सेमेंटिक बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंट और अनक्लियर लैंग्वेज। लैंग्वेज या तो दूसरी है तो अनक्लियर लैंग्वेज है। वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। काफ़ी सारी होती हैं जिनकी एक की अनेक मीनिंग्स होती हैं, समझ रहे हो, वैसे वर्ड्स हो गए। मिस्ड ह्यूमर, जोक्स दैट डोंट ट्रांसलेट वेल। ऐसे जोक जैसे हमने मारा कुछ जोक कुछ और सेंस में, आपने लिए किसी और सेंस में लिया, ऐसा होता है। आगे, फ्रेजेस दैट में कॉज दोज अनफेमिलियर विद देम। ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो अनफेमिलियर है, तुमको अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है। यूज क्लियर लैंग्वेज एंड कंफर्म लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करना चाहिए जो दोनों पार्टी को समझ में आए। बाकी साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटल, अगर आप देखें आप किसी और सेंस में चीजें कह रहे हैं और अगला किसी और सेंस में ले रहा है। इमोशंस, पर्सनल फीलिंग्स कैन, क्या लिखा है, मतलब बोलो, जब पढ़ा चुके हैं। इमोशंस का क्या मतलब है? आप जिस सेंस में पर्सनल फीलिंग समझाना चाह रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, वो जजमेंटल टाइप का हो रहा है कि आप मतलब कुछ कोई चीज़ कन्वे कर रहे हैं अपना दोस्त यार समझ के, वो कन्वे नहीं कर पा रहा है। आगे क्या है? जजिंग समवन बेस्ड ऑन वन पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव का मतलब दो पार्टी हैं आपके पास, आपने एक ही के पर्सपेक्टिव को सुन के कम्युनिकेशन कर दिया, मतलब एक डिसीजन ले लिया। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टू मच इंफॉर्मेशन कैन ओवरवेलम द लिसनर। अगर टू मच इंफॉर्मेशन आपने दे दी, कम्युनिकेशन कर ली, तो आप फिर उस इंसान को यही समझिए तो कुछ भी बोलता रहता है, समझ लो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है आपके? इशू अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर और पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी के कारण इश्यूज आपके जो है काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि रिगिड पॉलिसी, एक फिक्स पॉलिसी जिसमें आप अपने सजेशन नहीं डाल सकते, जो ऑर्गेनाइजेशन की है वैसे ही चलना है। पावर डायनेमिक कैन मेक लोअर लेवल एम्प्लॉयज, क्या लिखा है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज अगर ऐसी पावर है कि शेयर ही नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिगिड है पॉलिसीज, चेंज नहीं हो सकती। डिपार्टमेंटल क्या है? साइलोज, मतलब पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट के बीच में पुअर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट ही नहीं करने की परमिशन है। से काफ़ी सारी कंपनीज में होता है, कहते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट नहीं जा सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, फ़ोन नहीं रख सकते हो, ये सारी चीज़ें तो ये बैरियर है। पढ़ लो अपनी अपनी बुकों में, थोड़ा बहुत आता है इनसे, एक दो MCQ। तुम लोग बातें कितनी करते हो ये बताओ?
अब इन कम्युनिकेशन से ओवरकम कैसे किया जाए, ओवरकम का मतलब कैसे इनको सही किया जाए। सेलेक्ट द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सिचुएशन, राइट मेथड हमको मीडियम चूज करना चाहिए, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर रहना चाहिए, कंसाइज रहना चाहिए, मतलब मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी डिटेल नहीं होना चाहिए, मैसेज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। एवॉइड क्या लिखा है, जार्गन। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड कंसीडर यूजिंग क्या लिखा है, इस नेसेसरी, कह रहे हैं अगर ट्रांसलेटर की नीड है तब ट्रांसलेशन रखना चाहिए। ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ओपन माइंडेड मतलब सारे प्रकार के जो आपके बातें आ रही हैं उनको जो है सुनने के लिए। फीडबैक लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए सेंडर एंड रिसीवर के बीच। फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होनी चाहिए जिनको हम चेंज कर सकें। आगे क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट टास्क एप्रोप्रिएटली, मतलब एप्रोप्रिएट वे में टास्क वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। पढ़ लो इसको भी। इतना ही करना है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन में। ये रीडेबल पॉइंट्स हैं, घर पे रीड कर लेना बस।